हाँ जी बच्चों। तो आज हमारे बीच में है जुलाई 2021 सीए इंटर के AIR 43 स्कोर करने वाले यतिन भोला अंबाला से। आज हम जानेंगे इस इंटरव्यू के थ्रू कैसे यतिन ने अपनी प्रिपरेशन करी, कहाँ पर यतिन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, लैग बिहाइंड हो रहा था और कैसे उसने उन चीज़ों को ओवरकम किया, और कैसे आप यतिन की स्ट्रेटजीज, यतिन के जो सक्सेस मंत्राज हैं उन्हें यूज़ करके आने वाले एग्जाम दिसंबर 2021 को क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जानेंगे यतिन से उसके बारे में। स्टार्ट करने से पहले एक दो लाइनें जो यतिन की सक्सेस पे जाती हैं वो मैं आप सबके सामने कहना चाहूँगा। मैं उतना अच्छा शायर तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको बात अच्छी लगे तो वाह वाह ज़रूर करिएगा कमेंट पे। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और जो पत्थर यतिन ने तबीयत से उछाला है उसने उसको AIR 43 दिया है। अब ये आप लोग की बारी है कि आप लोग को भी डट के अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, जैसे यतिन ने अपने पेरेंट्स और टीचर्स को प्राउड फील कराया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको भी ऐसा ही करना है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। यतिन, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, अपना, अपने शहर, अपने माता पिता, अपने दोस्तों, ना जाने कितने लोगों का मान बढ़ाने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? सर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। मतलब सोचा नहीं था कि ऐसे मेरा भी कभी इंटरव्यू होगा। हम्म। तो काफी एकदम ऐसे क्लाउड नाइन पे फील आ रखी है। हम्म। तो और रिजल्ट वाले दिन कैसा लग रहा था? रिजल्ट वाले दिन तो रिजल्ट से पहले भी बॉडी शिवर कर रही थी हम्म। और रिजल्ट के बाद भी बॉडी शिवर ही कर रही थी खुशी अच्छा। के मारे। हम्म। ऐसा लग रहा था कि ये तो सपना है, मेरी तो रैंक ही नहीं आ सकती। क्या बात है। मतलब सोचा ही नहीं था कि मैं रैंक होल्डर, मैं कहाँ से भाई, मैं तो हम्म। ऐसे ही नॉर्मल पास हो जाऊं तो काफी है। हम्म। रैंक देख के तो मैं एकदम मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बिल्कुल भी ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि पेपर थोड़े मतलब मुझे ऐसा लगता है हल्के से ट्रिकी आए थे। हम्म। और उसके बेस पे मुझे ऐसा लगता था रैंक तो शायद ही आ पाएगा, अच्छा। तो पास हो जाऊं तो वही बड़ी बात है। मतलब पहले से बट कुछ प्लान रैंक नहीं आ था कि नहीं रैंक लेकर आनी है, उसी के हिसाब से हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसी के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे? हाँ, पहले सोचा था कि ये था मेरे को कि एक बार तो रैंक लाके एक्सपीरियंस करना ही है, अच्छा। चाहे वो फाइनल में लाऊं चाहे हम्म। वो इंटर में लाऊं। हम्म। फाइनल का आइडिया नहीं था, क्योंकि ऐसा मन में था कि फाइनल थोड़ी टफ होती है शायद इंटर से। जी। तो इंटर में भी इजी होगी, तो मैं इसमें ट्राई करता हूँ रैंक लाने का। जी। तो ये सोचा था। पर हम्म। ऐसा सपने तो ये भी आते थे कि रैंक बना रही है मेरी, तो अपने अच्छा। आप को जैसे बंदा इमेजिन करता अच्छा। ही है। रैंक बना रही है, मेरे हम्म। इंटरव्यू हो रहे हैं। जी। और बस यही सोचता था, रैंक रैंक का, और पढ़ाई भी करता था उस हिसाब जी से। ऑब्वियसली वो इतना देखो, मैं ये नहीं। हम्म, ऑब्वियसली अगर आपकी रैंक आई है तो मतलब आपने पढ़ाई करी है, तभी आपकी रैंक आई है, अदरवाइज तो नहीं आती। लेकिन हाँ, बैक ऑफ द जी। माइंड ये कहीं ना कहीं था, मतलब एक डिजायर थी, नहीं यार रैंक लेकर आनी है, और आप उसी के हिसाब से पढ़ाई कहीं ना कहीं कर भी रहे थे, राइट? हाँ जी। अच्छा। तो CPT में, अच्छा, आपसे मेरी जब पहले बात हो रही थी तो यतिन ने मेरे को बताया कि उसने CPT दिया है, वो CA फाउंडेशन देकर नहीं आया है। तो इसके बारे में भी जानते हैं कि CPT के बाद इतना गैप हुआ और उसके बाद ये इंटर दे रहा है, ऐसा क्यों? तो यतिन बताओ जरा, CPT में भी क्या आपके पास रैंक थी? नहीं सर, सीपीटी में तो मेरे थे 120 मार्क्स आउट ऑफ 200। ओके। और वो भी मैंने जस्ट 2 दिन में ही प्रिपेयर करके दिया था, ओके। बिकॉज मैं था उस टाइम पुणे में, और हम्म। पुणे में चल रहे थे एडमिशन्स मेरे कॉलेज के। ओके। तो मुझे ये था कि मुझे एडमिशन भी करवा के आना है वहां पर, और जी। मुझे आकर 2 दिन मेरे पास बचे होंगे, मुझे प्रिपेयर भी करना है। जी। तो आपने CPT कब दिया था? सीपीटी मैंने दिया था जून 2017। जून 2017, और आपने उसके बाद जुलाई 2021 में CA इंटरमीडिएट दिया। तो ज़रा हाँ ऑडियंस को जी। बताइए कि इतना गैप क्यों हुआ, मतलब आप ऐसा क्या कर रहे थे कि आप इतना लेट CA इंटरमीडिएट में अपीयर हुए? तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स है। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए उसके बाद रैंक आई है। नहीं नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ। बॉयज कॉलेज से मैंने मेरी ग्रेजुएशन करी है ओके। पुणे में। ओके। और तब ये था, कॉलेज के साथ साथ मैंने सोचा था कि मैं साथ साथ पढ़ के एक एक ग्रुप करके इंटर भी क्लियर ही कर लूंगा। ओके।
बट कॉलेज में जाने के बाद थोड़ी लाइफ थोड़ी काफी बदल जाती है जी एक्चुअली। कॉलेज जी बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ होती है कॉलेज जी। में। और हम और हमारे कॉलेज में ऐसा था कि काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स होते थे, काफी ओके। ज्यादा इंटरेक्शंस होती थी। जी। तो ऐसा था कि टाइम ही नहीं मिलता था कि पढ़ाई कब करूं हम्म। उसकी, क्योंकि क्लासेस लगानी पड़, उस टाइम तो ऑनलाइन क्लासेस भी इतनी थी नहीं, कुछ जी थी नहीं जी उस टाइम पे। और जाना पड़ता था तो सुबह 7 बजे से जाओ और शाम को आप आओगे पूरी क्लासेस करके, ऐसा जी होता था। जी। तो वो मेरे लिए फिजिबल था नहीं कि मैं ऐसे क्लासेस लगाऊं। तो मैंने सोचा कि अभी के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, पहले कॉलेज कर लेंगे, फिर सीए इंटर के आईपीसीसी के, तब आईपीसीसी था उसको बोलते थे, तो आईपीसीसी के एग्जाम्स दे देंगे। जी। तो फिर मैंने इसलिए पूरा 3 साल का यही किया, कॉलेज किया अपना खत्म। और कॉलेज मेरा हुआ 2020 में खत्म। बस 2020 में। एग्जाम्स मेरे हुए। हाँ, एग्जाम उसके होने थे मार्च में, मार्च 2020 में होने थे एग्जाम्स, लेकिन वो कोरोना वायरस की वजह से सब घर पे आ गए और एग्जाम्स उसके हुए एक्चुअली सितंबर में 20 में, ओके इतना लेट। ओके। तो फिर मार्च में जब हम आ गए थे सब घर पे, तो फिर मैंने सोचा कि एग्जाम्स का तो कॉलेज का कुछ पता है नहीं है कि कब हम्म खुलेंगे, क्या हम्म एग्जाम्स का हम्म होगा। तो फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट क्यों करना, हम्म। ये फ्री टाइम है, इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ अपनी सीए ओके जो भी इंटर की पढ़ाई ओके में। तो ओके। फिर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया ठीक है, तो अपने आप ही। जब आप बीकॉम दे रहे थे, जब थर्ड ईयर आपका वाइंड अप हो रहा था, तो आपके माइंड में ये था कि आप नवंबर 20 में अपीयर करेंगे? क्योंकि मई 20 तो आई थिंक हुआ ही नहीं, कैंसिल ही हो गया, तो उसको मैं काउंट ही नहीं करता हूँ। आप अगर नवंबर हम्म। 20 प्लान कर रहे थे, कुछ ऐसा था आपका कि नवंबर 20 में अपीयर करना है, या आपने डायरेक्टली सोचा था नहीं भाई मैं अच्छे से पढ़ के और उसके बाद मैं डायरेक्टली मई 21 में ही अपीयर हूंगा? आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैंने, एक तो मेरे मन में था कि मेरे को दोनों ग्रुप्स ही देने हैं, क्योंकि मैं एक एक ग्रुप करके दूंगा तो मुझे लगता है उसमें काफी टाइम लग जाता। ऐसा मैंने सोचा था जी कि मैं, और दोनों ग्रुप्स मुझे देने थे। तो ये भी था कि मैं नवंबर में, बहुत ही कम टाइम है, मेरे को लगता है कि मैं जी। प्रिपेयर कर भी पाऊंगा कि नहीं कर हम्म पाऊंगा। हम्म। तो मैंने रिस्क नहीं लेना था, ओके। क्योंकि अगर बाई चांस मैं क्लियर ना होता तो मुझे टाइम भी उतना ही लग जाता, सिंगल एग्जैक्टली सिंगल ग्रुप वाला, एग्जैक्टली। और कुछ फायदा भी ना होता। जी। तो फिर मैंने ये था कि एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन के साथ थोड़ा सा मई 21 के आसपास मैं एग्जाम दूंगा। ओके। पापा ने बोला था कि नवंबर में दे दो बेटा। हम्म। तो मैंने उनको ये बोला, पापा थोड़ा जल्दी हो जाएगा और रिस्की होगा काफी, पास हो जाऊंगा बड़े लक के बेस पे होऊंगा कि जी पास हो गया हूँ, ऐसा जी हो जाएगा। तो फिर मैंने वो रिस्क नहीं लिया, और मुझे अंदर से ये भी था कि मैं 2 ग्रुप देने के बाद ही रैंक आता है। जी। और तो फिर मेरे को यही था कि मैंने दोनों ग्रुप देने हैं, बट मैंने किसी को ऐसे बताया नहीं कि मुझे रैंक चाहिए। अब ओके। ऑब्वियसली मेरे मन में ये था कि मुझे जी। दोनों ग्रुप देने हैं और मुझे रैंक का ट्राई करना है। हम्म। और वो नवंबर में पॉसिबल ना होता मेरे लिए, इसलिए मैंने हाँ, सोचा कि ऑब्वियसली कि मैं, वो 6-7 मंथ्स में नहीं हो सकता था। ठीक, हाँ, तो मतलब बैक ऑफ द बिल्कुल, माइंड ये क्लियर था कि मेरे को रैंक लेकर आनी है, मुझे बोथ ग्रुप ही अपीयर करने हैं, तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी मई 2021 के हिसाब से रखी। ठीक है। अब हाँ जी। इस पॉइंट ऑफ वीडियो से हम जितने भी क्वेश्चंस यतिन से पूछने वाले हैं वो सब क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं। तो मेक श्योर आप ये पूरा वीडियो देखें। आप जो भी आने वाला 15-20 मिनट इस वीडियो को देंगे, बिलीव मी वो आपको दिसंबर 2021 के लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगा। एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपको टीचर्स लोग तो बहुत कुछ बोलते होंगे, लेकिन जब एक AIR स्कोर करने वाला बच्चा आपको अपनी बात बताएगा तो मे बी आप उसको ज्यादा रिलेट कर पाओ और आपको लगे नहीं यार वो अगर इसको कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। कई बार लगता है ना कि टीचर तो यार बोलते ही है ज्यादा पढ़ना चाहिए, इतना करना चाहिए, रियलिटी में नहीं हो सकता। लेकिन जब आपको एक AIR स्कोर करने वाला बच्चा ये बात बताएगा तो आपको ज्यादा बिलीव होगा और आप उससे ज्यादा एडवांटेज भी ले पाएंगे। यतिन, सबसे पहला क्वेश्चन जो हर एक सीए स्टूडेंट के दिमाग में रहता है, जो उसको बड़ा ही हॉन्ट करता है कि कितने घंटे पढ़ाई करे, तो जरा आप मेरे को बताओ कि जिस बच्चे ने AIR स्कोर करी है वो कितने घंटे पढ़ता था? मैं इस सवाल को 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा। जब आप कंटेंट पढ़ रहे थे, पहली बार सब्जेक्ट को समझ रहे थे, तो आप क्लासेस कितनी देर लगाते थे और सेल्फ स्टडी कितनी देर करते थे? 1। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, जब आप रिविजन्स कर रहे थे, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? एंड 3, जो एग्जाम से लास्ट वाला महीना था, पहला वाला, जस्ट 1 महीना रह गया एग्जाम को, उस टाइम पे आप कितना घंटे पढ़ते थे? आप अपने ये जो स्टडी आवर्स थे इन 3 पैटर्न्स में मेरे को जरा बताइए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी क्लैरिटी मिले इस रिगार्डिंग। जी यतिन।
तो सर फर्स्ट वाले पार्ट का ये है कि जब मैं कोर्स कर रहा था जी, तब मैं 8 घंटे के आसपास तो पढ़ाई कर लेता था। मतलब इतना ये मेरा हो 8 जाता घंटे था। क्लासेस को मिला के है कि सेल्फ स्टडी है? ये 8 घंटे क्लासेस को मिलाकर है। ओके। क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट की क्लास, क्योंकि क्या था, ऑनलाइन था सब कुछ, जी, तो मैं मेरे हिसाब से टेकअप कर लेता था जैसे सब्जेक्ट का करना है, तो मैं ठीक है, 8 घंटे पढ़ता था। ठीक है, ठीक है। एंड और देन उसके जब मैं रिवीजन कर रहा था, तब रिवीजन के टाइम पे मेरा ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा स्टेमिना गेन हो जाता है पढ़ने का, जी, तो मेरा 10 to 11 आवर्स का शायद हो ही जाता था, 12 आवर्स अच्छा, का मे बी। अच्छा, और एग्जाम टाइम पे तो मेरा फुल डे स्टडी ही रहता था, और इफेक्टिव स्टडी मेरा था 15 आवर्स के आसपास, 16 आवर्स के आसपास तो निकल ही जाता था मेरा इफेक्टिव स्टडी, इफेक्टिव स्टडी मतलब आपका स्टडी प्लान जो रहता होगा वो 16-17 अपार्ट घंटे फ्रॉम के ब्रेक्स। आसपास का रहता होगा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। एक दूसरा सवाल जो बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर कितने सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ें? लाइक अगर अकाउंट्स उठाया तो पूरे दिन अकाउंट्स ही पढ़ें, लॉ उठाया तो पूरे दिन लॉ ही पढ़ें, कि हम कुछ कॉम्बिनेशंस बना लें और कॉम्बिनेशंस में पढ़ाई करें। तो आप क्या करते थे? जैसे मैं हमेशा कॉम्बिनेशंस लेके चलता था, मुझे लगता था कि एक सब्जेक्ट पढ़ना यार बोर्डम हो जाएगा। तो मेरी तो खैर एआईआर नहीं आई, आपकी आई है, तो आप जरा बताओगे कि सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी, कैसे आप अपने सब्जेक्ट्स को टेकअप करते थे रेगुलरली? तो मैंने सब काफी सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करे हैं, और उसमें से जो बेस्ट मुझे लगा वो ये था कि ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन ये था कि आज या तो तीनों थ्योरी कर लिए, आज एक सब्जेक्ट मैंने तीनों थ्योरी पकड़ लिए, और ओके, कल मैंने 3 प्रैक्टिकल पकड़ लिए। ओके, अदरवाइज ऐसे भी मैं कभी कभी कर लेता था रैंडमली कि आज मैंने 2 थ्योरी कर ली और एक प्रैक्टिकल कर लिया, थोड़ा ओके, चेंज के लिए। ओके, और थोड़ा बहुत शफलिंग में अपने हिसाब से करता रहता था, जब ओके, मुझे मन करता था मैं शफल कर लेता था। ओके, मतलब कुछ रिजिड नहीं था, लेकिन हाँ एक बात ये थी कि कॉम्बिनेशन रहता था, आप एक सब्जेक्ट को रेगुलरली पूरा दिन नहीं पढ़ते थे, साथ में एक दूसरा सब्जेक्ट या तीसरा सब्जेक्ट आप मर्ज कर लेते थे। जी, वो बोर हो जाता है एक सब्जेक्ट पढ़ के ना, अच्छा, सारा दिन पढ़ते एक रहो और तो। सवाल मेरे मन में आ रहा है। जैसे मैं कॉम्बिनेशंस बनाता था तो मैं चारों सब्जेक्ट्स उठाता था, ग्रुप वन जैसे मैं दे रहा हूँ तो ग्रुप वन के मैं चारों सब्जेक्ट उठाता था, सबको 2-2 घंटा देता था। ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि ये 2-2 घंटा चलेगा तो मेरा ठीक रहेगा। तो आप क्या करते थे? मतलब आपने जैसे बोला कि मैं 3 सब्जेक्ट उठा रहा हूँ, तो लाइक आपने लॉ, ऑडिट और लेट्स से ईआईएस एसएम उठा लिया, तो आप लॉ को कितना टाइम दे रहे हैं, ऑडिट को कितना टाइम दे रहे हैं, ईआईएस एसएम को कितना टाइम दे रहे हैं, कि दोनों को मर्ज करके पढ़ रहे हैं? थोड़ी देर लॉ पढ़ लिया, ऑडिट पढ़ लिया, ईआईएस पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर लॉ, ऑडिट, ईआईएस, ऐसे करते थे कि एक सब्जेक्ट एट अ टाइम? 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम और 3 आवर्स ईच, हर सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम और 3 आवर्स ईच, मतलब 3 घंटे ईच। लॉ पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे सिर्फ लॉ पढ़ रहे हैं ताकि मेजर हाँ, कवरेज हो सके। और विदाउट ब्रेक 3 घंटा एक स्ट्रेच में पढ़ता था। 3 घंटा एक स्ट्रेच में, फिर अच्छा 3 घंटे के बाद हाँ, ब्रेक लेते थे आप? फिर हाँ 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेता था, फिर हाँ, वापस अगले स्लॉट पे बैठता था। तीन मतलब आपके जो स्लॉट्स थे वो 3-3 घंटे के थे। वेरी जी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अच्छा, एक बात बताओ, अगर दिसंबर में एग्जाम दे रहे होते तो कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था? एटलीस्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स पहले तो हो ही जाना चाहिए, हम्म, क्योंकि रिवीजन, मतलब रिवीजन मैंने जब किया था तो मैंने एक ही मंथ में अच्छे खासा रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया था, अगर हम्म, मैं मेरी बात करूं। हम्म, बट आपको अगर सेफ साइड पे रहना है हम्म। तो 4 मंथ्स के आसपास तो लेके चलो एटलीस्ट, कि अगर आप बोथ फोर ग्रुप दे रहे मंथ्स हो भी तो, मैक्सिमम है। अगर आप बोथ बोथ ग्रुप, ग्रुप्स दे रहे हो। और अगर हाँ, सिंगल बोथ दे रहे ग्रुप्स हो दे रहे आप हो तो दो 4। सिंगल दे रहे हो तो आप 2 महीना सफिशिएंट है। अच्छा, एक और चीज, हमारे जो बच्चे हैं इनको बहुत एंजाइटी फील होता है जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमें बड़ी एंजाइटी आती है, बड़ा डर लगता है यार हम फेल हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं आता है। क्या जो बच्चा एआईआर स्कोर करता है उसको भी ऐसी फीलिंग्स आती हैं? हाँ सर, मेरे को भी ये आई थी, मतलब मुझे नहीं पता था मेरी रैंक आ जाएगी। हम्म, और शायद जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है, हम्म, उसके मन में होता है कि उसको रैंक लाना है, हम्म। बट ये तो भगवान के हाथ में है, रैंक आएगी नहीं जी, आएगी वो तो बात की एग्जैक्टली, बात है। एग्जैक्टली। एंग्जाइटी तो हर किसी के उसमें होती ही होती है, मेरे ख्याल से मेरे को भी हम्म, हुई थी बहुत ज्यादा। हम्म। मेरा स्ट्रेस इसी वजह से आया था, टैक्स की वजह से, ओके। कि मेरा टैक्स मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। हम्म, और मैंने, और एग्जाम बाकी सब तो मेरे हो ही चुके थे ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट, मतलब एक ये बस कॉम टैक्स की वजह से। मतलब ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ कॉमन थिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होना, ये कॉमन है, सबके अंदर आता है। बट द थिंग इज कि आप उसको ओवर हैम्पर ना होने दो अपने ऊपर। जब आप उसको अपने ऊपर हावी बना लेते हो तो फिर वो आपके लिए दिक्कत करता है। ठीक। जी। हाँ, तो सर अब एक तो बात ये बताइए कि जो लास्ट डे रिविजन्स थे वो आपने कैसे प्लान करे थे? क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है,
उसे जब तक लास्ट डे में समेटा ना जाए तब तक हम पूरा रिवीजन नहीं कर पाएंगे और फिर हम कॉन्फिडेंटली एग्जाम में उतर नहीं पाएंगे। तो बच्चों को जरा ये बताइए कि आपकी लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रही थी ये। सर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरी कोई लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी थी ही नहीं। ओके। मैंने ऑन द स्पॉट डिसाइड किया था। मैंने अकाउंट्स के पेपर के लिए 3-4 दिन स्पेयर रखे थे, हम्म। बट उसमें सिर्फ मैं अकाउंट्स नहीं कर रहा था, साथ साथ अच्छा। टैक्स भी कर रहा था। अच्छा। बिकॉज मुझे ये था कि ऐसा नहीं चाहिए अकाउंट्स में मेरे 90 आ गए और टैक्स में मेरे 40 आ रहे हैं। हम्म। मुझे कांस्टेंट स्कोर रखना था हर हम्म। किसी में 70-60 के आसपास। हम्म। तो तो फिर उसी वजह से मैंने साथ ऐसे थोड़ा स्मार्टली काम लिया उस चीज हम्म। में, कि दिमाग लगा के कि मुझे किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। और लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरी थी, मैं अकाउंट्स का पेपर देके आया और बस एक तो मैं सोता बहुत कम था। हम्म। और तो मैं आते ही सोता नहीं था, मैं आते ही अच्छा। प्लान करता था कि मेरे पास एक दिन ये पड़ा है तो मैं आज में सोने से पहले ये चीज तो 2 चैप्टर, इतने 3 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही दूंगा। हम्म। ऐसे करता था और उसी वक्त मेरा प्लान बनता था, उसी वक्त डिसाइड करता था मैं, अच्छा, मतलब और हो जाता था ऐसा। प्री हाँ, प्लान्ड कुछ नहीं था। कुछ भी प्री प्लान नहीं था। और मतलब ये था सर कि सेल्फ स्टडी करी है, हम्म। तो मेरे को ऐसा कोई गाइडेंस वगैरह ज्यादा मिला नहीं किसी हम्म। से हम्म। कि किस तरह से। अब जैसा टैक्स में तो आपने गाइडेंस दे दिया, हम्म। बट ऐसे मैंने सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग ली नहीं थी, हम्म। तो मुझे ये पता नहीं था किस तरीके से अप्रोच करना है। हम्म। तो खुद ही हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लगा के खुद ही सीख सीख के हम्म। खुद से ही किया कैसे करना है, और सब कुछ ऐसे अभी मतलब ये एक था एक कि ये भी क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा कि जो अभी आपने बोला कि आपने सब क्लासेस नहीं ली थी, जरा आप बच्चों को ये बताइए कि 8 पेपर थे, क्या आपने आठों पेपर की क्लासेस ली है? नहीं सर, आठों पेपर की क्लासेस नहीं ली मैंने। मैंने सिर्फ ली थी, टैक्स की ली थी, हम्म। कॉस्ट की ली थी और लॉ की ली थी, अच्छा, बस। मतलब ग्रुप 1 में मुझे आपने इनमें तीन थोड़ी। सब्जेक्ट ग्रुप 1 में आपने तीन हाँ। सब्जेक्ट की क्लासेस ली, और ग्रुप 2 में? हाँ, ग्रुप 2 में मैंने नहीं ली किसी की अरे नहीं, सब्जेक्ट की झूठ बोल क्लासेस। रहा है, झूठ बोल रहा बाकी नहीं ली सर, सही में किसी है, में नहीं ली। सच्ची नहीं ली? और मैं। ई हाँ आई जी एस सर, एस किसी एम में नहीं ली। ऑडिट ये कैसे कर लिया? ये सर यूट्यूब पे इतना सारा अब सब ऑनलाइन आ गया था, हाँ तो हाँ। इतने सारे टीचर्स अपनी मैराथन्स, हाँ हाँ। रिवीजन वीडियोस और कहीं हम्म। तो फ्री फ्री लेक्चर्स भी डाल देते थे। हाँ हाँ। तो ऐसे देख देख के, और जो एक दो इक्के दुक्के चैप्टर रह जाते थे वो खुद से सेल्फ स्टडी करके हो जाते थे। तो ऐसे ही खुद से ही सब किया है यूट्यूब पे। तो भाई ग्रुप 2 साहब, का मुझे लगता है। हाँ जी। तो कितनी एक लगन होनी चाहिए। बंदे ने केवल 8 पेपर में से केवल 3 पेपर की क्लासेस ली और रेस्ट उसने खुद किया। क्यों किया? क्योंकि उसको पता है कि यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो ये आप लोगों को भी डिसाइड करना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी आप क्लासेस ले, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसे आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल कि आप आठों सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले, हज़ारों लाखों रुपए आप कोचिंग्स में खर्च करें और उसके बाद उसका आउटपुट ज़ीरो निकले। जो सेल्फ स्टडी से आप गेन करोगे उसका कोई भी तोड़ नहीं है। मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हूं, फिर भी मैं आपसे ये बात खुल के बोलूंगा कि आपको सेल्फ स्टडी जो दिला देगी वो आपको कोचिंग क्लासेस भी नहीं दिलवा सकती है। द थिंग इज कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम लैग बिहाइंड है, जिसकी हमें क्लासेस चाहिए, जिसमें हमें पुश की जरूरत है, और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसे हम खुद कर सकते हैं। अबंडेंस ऑफ कंटेंट एरा में हो दोस्त आप लोग। अन अकेडमी पे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट पड़ा है। आपको कंटेंट सेलेक्ट करना है, फिल्टर करना है और पढ़ना है। द थिंग इज कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए ये करने के लिए। खुद पढ़ना है, अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो डिसिप्लिन होना जरूरी है। और जब डिसिप्लिन आएगा तभी आप यतिन जैसा स्कोर ला पाएंगे। यतिन जैसे और बच्चे भी होंगे, भले उनकी AIR नहीं आई होगी लेकिन उनके ग्रुप्स निकले हैं। क्यों निकले हैं? क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन है। तो अपने बहानों को दूर रखो और पढ़ाई पर फोकस करो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? ठीक सर। अब सर आप एक बात और बता दीजिए कि आपका टाइम टेबल कैसा रहता था यतिन? मतलब 10 घंटे का, 12 घंटे का, 15 घंटे का, 20 घंटे का? कुछ लोग तो 20-20 घंटे की बातें भी कर देते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। और उस टाइम टेबल के बीच में ब्रेक्स होते थे, नहीं होते थे? कितने घंटे का आप स्लॉट बनाते थे? आप हॉबी परस्यू करते थे कि नहीं करते थे? आपने जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया कि आप गेमिंग एडिक्ट हैं, तो ड्यूरिंग दी स्टडीज के आप ऐसा क्या करते थे कि आपका माइंड रिफ्रेश हो? आप मोनोटोनिटी से बाहर कैसे निकलते थे? ये जरा सब बातें हमारे बच्चों को बताइए। तो सर एग्जाम टाइम की बात करूं, जब एग्जाम चल रहे थे, जी। जब से स्टार्ट हुए थे, तो मेरा था ऑलमोस्ट सारा दिन ही मैं पढ़ता था। हम्म। बट इफेक्टिव स्टडी उसमें मेरी शायद होती होगी 15 to 16 आवर्स की जी। ही।
हाँ, उसमें मतलब थोड़ा बहुत सोना भी हो जाता था। वो और ऑब्वियस है, एग्जाम डे थोड़ा पे तो आप 15 16 के 18 घंटे भी पढ़ते होगे, लेकिन मैं उससे पहले वाले महीने और उससे पहले महीने वाले महीने, मतलब एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले की बात कर रहा हूँ। जैसे अब दिसंबर 21 में अगर आपका एग्जाम होता, तो इस समय आपका टाइम टेबल क्या होता, आपका स्टडी प्लान क्या होता, मैं वो जानना चाहता एटलीस्ट मैं 13 to 14 आवर्स तो पढ़ता ही किसी भी तरीके से, हूँ। ओके। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत करीब आ गया एग्जाम्स, हम्म। और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हम्म। कि मतलब एक्स्ट्रा पढ़ के थोड़ी ज्यादा मेहनत कर भी ली तो वो हम्म। एट द एंड तुमको पे ऑफ करके ही जाएगी। एग्जैक्टली। तुम्हारा नुकसान तो होने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाएंगे, तुम्हारा जी। नुकसान तो होने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं जितना ज्यादा हो सकता है अपने आप को पुश करके उतना पढ़ता। हम्म। और 13 to 14 आवर्स एटलीस्ट मैं तो बोलूंगा कि पढ़ना ही चाहिए मतलब इस ये टाइम पर तो। 13 to 14 आवर्स का आपका टाइम टेबल होता था कि मतलब ये इफेक्टिव स्टडीज होती थी? इफेक्टिव स्टडी में कह रहा हूँ कि ब्रेक को हटाकर 13 to 14 आवर्स आपके निकलने चाहिए। ओके। 13 से 14 घंटे का पर इफेक्टिव, हाँ। हाँ जी, पर एट द एंड ये थोड़ा पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है एग्जैक्टली। कि वो जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं चीजें, कई लोग जल्दी पढ़ लेते हैं, वो भी हम्म। होता है। बट मेरे केस में मुझे मुझे पता है कि मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा उस चीज के लिए। मतलब आप बेसिकली अपना एक टारगेट सेट करते थे और वो टारगेट आपको उस घंटे में अचीव करना ही करना है, 13 घंटे लगे, 14 घंटे लगे, 15 घंटे लगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एक ये टेक अवे है कि पहली बात, अगर आप चाह रहे हैं कि आप दिसंबर 21 क्वालिफाई करें, दिस इज द हाई टाइम। आप कम से कम 13 14 घंटे का इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाएं। और 13 से 14 घंटे का स्टडी आप तभी कर पाओगे जब आपके पास प्लान 15 से 16 घंटे का होगा। तो आपको 15 से 16 घंटे का टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, तब जाके इफेक्टिव आवर्स जो निकलेंगे वो 13 to 14 आवर्स आएंगे, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो बोथ ग्रुप के लिए कम से कम आपको 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कोई मिरेकल नहीं होने वाला है कि आप एकदम से सब कुछ पढ़ लोगे, पास भी हो जाओगे, रिविजन्स भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो एक ग्रुप दे रहा है, तो मैं थोड़ी सी लिवरेज ले सकता हूं ये कहने की कि कम से कम आप 10 घंटे तो इफेक्टिव स्टडी करो, 12 घंटे का प्लान बनाओ और उसमें 10 घंटे कम से कम आप पढ़ाई करो, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो। देखो, जितने भी बच्चे एक ग्रुप दे रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है पास करने की। जो बोथ ग्रुप बच्चा निकाल सकता है, 8 पेपर दे सकता है और वो पास कर सकता है विद AIR, तो आप तो केवल 4 पेपर दे रहे हो बॉस। बिलीव मी, मेहनत करोगे, शिद्दत से पढ़ाई करोगे, तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। ठीक है सर। यतिन, एक बारी जरा मुझे ये बताएं कि आपके आर्टिकलशिप का आप क्या प्लान है, मतलब AIR 43 नॉट अ जोक। तो क्या आप बिग 4 ट्राई कर रहे हैं, बिग 5, बिग 6, बिग 10, जो भी है, क्या है आपका मतलब माइंडसेट, क्या आपके दिमाग में चल रहा है फॉर आर्टिकलशिप? तो सर पहले तो मेरा ये था कि मुझे बिग 4 में जाना है, जी। क्योंकि ये था कि बिग 4 में जाके अलग से एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, मतलब इनहेंस हो जाती है मैं बोलूंगा एग्जैक्टली। जाके वहां पर। और उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि वो हम्म। एक ही डोमेन में आपको डाल के रखते हैं। ओके। और बट फिर थोड़े टाइम बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे सब चीजों का एक्सपोजर लेना है, ओके। क्योंकि सीए बन के मैं एक ही चीज की नॉलेज वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। जी। बट मुझे सीए बन के सारी चीजों की नॉलेज हो तो मुझे वो ज्यादा, मुझे लगता है मैं प्रेफर करूंगा। ओके। तो इसलिए मैं अभी बिग 4 छोड़कर मैं किसी मिड साइज फर्म में, मतलब टॉप फर्म्स में ही, मिड साइज ओके। फर्म में ही देखूंगा, ग्रेट। जहाँ पे मुझे सब चीजों को एक्सपोजर मिले। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको फाइनल में एग्जाम्स देने हैं, अगर आप मिड साइज फर्म में रहोगे और वैरायटी ऑफ वर्क देखोगे, तो आप उसको थ्योरेटिकली जो पढ़ने वाले हो उससे आप कोरिलेट भी कर पाओगे, और वो चीज़ें आपको फाइनल एग्जाम क्वालिफाई करने में भी हेल्प करेगी, रेदर देन अगर आप अपने आप को केवल एक डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो उससे। ठीक है यतिन, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स यतिन, मतलब कल को कॉर्पोरेट ज्वाइन करना है कि अपना कुछ बिजनेस करना है कि प्रैक्टिस में आना है, क्या प्लान्स हैं आपके? ओके, तो सर मैंने अभी ऐसा तो नहीं सोचा कि एट द अल्टीमेट में मैं क्या करने वाला हूँ। ओके। बट ये है कि जैसे ही मेरा सीए क्लियर होगा तो जी। मैं कुछ साल तो जॉब ही करूंगा, ओके। कॉर्पोरेट लाइफ में जाऊंगा, ओके। एक्सपीरियंस लूंगा। और मेरा ये प्लान है कि मेरे को इंडिया से बाहर ही जाना है, ग्रेट। जैसे यूएसए वगैरह या फिर कहीं पे फ्रांस वगैरह ऐसी जगह पे ही जाना है। ओके। तो वहाँ के हिसाब से वो सीपीए वगैरह जो भी करना पड़ता है, जी। सीपीए यूएसए, तो जी। मैं वो एक साल का कोर्स भी मेरा प्लान है कि मैं ओके। करूंगा ओके, तो मतलब उसके बेसिकली बाद। आप माइग्रेट करना चाहते हैं बाहर, और उसी के हिसाब से आप अपने हम्म। करियर को टेक अवे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई विचार फाइनल में रैंक लाने का? ऑब्वियस है कि इंटरमीडिएट में आई है तो एक अंदर जोश आया हाँ होगा, एक मोटिवेशन आया होगा कि फाइनल में भी कुछ ऐसा ही करके दिखाना है।
हाँ मतलब अभी ऐसा है कि मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं खुद सेल्फ स्टडी करके रैंक ले आया हम्म। अभी। तो मुझे ये है कि अब मैं फाइनल्स में ढंग से कोचिंग वगैरह लेके, हम्म। तो ये है कि सिंगल डिजिट रैंक का तो टारगेट मेरा है कि वेरी मैं गुड। लाऊं। वेरी गुड। हाँ। ठीक है। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं यतिन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो आप AIR 1 भी ला सकते हैं, और बिलीव मी आ सकती है, बिलीव मी आ सकती है, क्योंकि अगर आपने AIR 43 स्कोर किया है तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि AIR आती कैसे है और कैसे हम थोड़ी सी और मेहनत करके अपने आप को ग्रूम करके टॉप पे पहुंचा सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं 3 साल बाद दोबारा से आपका इंटरव्यू ले रहा हूं और उस वक्त आपकी AIR 1 आई। बेस्ट विशेस टू यू यतिन। हम लोग जल्दी दोबारा मुलाकात करेंगे। टिल देन, बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।